चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ यूनिक टॉपिक। यूनिक चीज होती है जो कि बिजनेस में वो दो समय उपयोग आती है। बिजनेस के फर्स्ट डे भी उपयोग आती है और बिजनेस के लास्ट में भी उपयोग आती है। ये दोनों चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जब आप नया बिजनेस शुरू करने जाते हो तो ये क्या काम करेगा, जब ओल्ड बिजनेस होगा तो ये क्या काम करेगा। एंड 31 मार्च को अगर आप इस चीज का उपयोग करेंगे तो क्या उपयोग होगा, इन सभी चीजों को आज की क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों चीजों का रियल लाइफ में क्या होता है। ओपनिंग वर्ड बोला आप समझ गए होंगे, क्लोजिंग वर्ड बोला आप समझ गएंगे। हमारा साल 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, मगर बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर आ जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं कहीं जॉब करने जाऊं, कहीं पर अगर नया बिजनेस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मेरे पास अगर कहीं जाऊं और अगर किसी का बिजनेस अगर पुराना चल रहा है तो मुझे क्या करना है। इन दोनों बातों के ऊपर हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले एकदम जीरो से कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का रोल क्या है रियल लाइफ में, क्या इसके बगैर काम चल सकता है। इन सभी बातों को पॉइंट टू पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को। और शुरू करते हैं हम पहले एक एक चीज की डेफिनेशन के बारे में जान ले, ताकि आपको यह नहीं लगे कि मुझे ओपनिंग की डेफिनेशन नहीं आती है, क्लोजिंग की डेफिनेशन नहीं आती। तो इसके लिए हम एक एक चीज को पहले समझते हैं कि व्हाट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होने वाला है। कभी भी याद रखिए, कोई सा भी बिजनेस हो, इसमें दो वर्ड बहुत सारे बार बार उपयोग में आते हैं। क्या क्या चीजें होती है इनके बारे में अपन समझते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ये व्यवसाय में यानी बिजनेस में देखा जाए तो क्वांटिटी यानी जो भी प्रोडक्ट है उसकी मात्रा के लिए ट्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इस बात को प्रमोट करता है कि आपकी कंपनी में आज की तारीख में कितना माल पड़ा हुआ है, कितनी वैल्यू का पड़ा हुआ है, इन चीजों के बारे में ट्रेस करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरी बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमेशा जो होता है वो हमेशा 1 अप्रैल का होता है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो आज की तारीख में अगर इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो ओपनिंग स्टॉक किसी भी वित्तीय वर्ष की अवधि की शुरुआत में उपलब्ध स्टॉक सामान या इन्वेंट्री की मात्रा है। यह पिछले साल की वित्तीय अवधि से बचा हुआ स्टॉक होता है। मतलब पहली चीज तो ये कि कहां का माल आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, पिछले साल का बचा हुआ। अगर किसी व्यवसाय में 100 यूनिट सामान है तो यह उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, और इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस पिछले साल का क्लोजिंग मिला के जो बनता है वो बन जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब इन सब चीजों के बारे में हम एक एक चीज को, ये तो थ्योरेटिकल कंटेंट थी, बट मैं इसके पूरे प्रैक्टिकल कंटेंट के बारे में भी बताऊंगा। अगर कोई बोले क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो यह व्यवसाय के अंत में बचा हुआ होता है। यह अगले वित्तीय वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी इस साल का क्लोजिंग नए साल के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। दूसरी बात, फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने जो परचेस किया प्लस जो बिक्री की लागत लगी बेचने पर वो माइनस होके जो बचता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यानी यहां पर इन छोटी छोटी बातों को हम कैसे क्लियर करेंगे, तो अभी हमारे पास पूरी की पूरी चीजें हैं। पहले मैं इस चीज के बारे में पूरा समझाऊंगा। यानी आज की क्लास में
थ्योरिटिकल तो मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि इनकी थ्योरी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में अब जो चीज मैं बताने वाला हूं उस चीज को आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, क्योंकि अब मैं एकदम प्रैक्टिकली चीज बता देता हूं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं पर जॉब करने गया, समझिएगा, अगर मैं कहीं पर जॉब करने गया तो मुझे दो तरह के बिजनेस मिल सकते हैं। समझिएगा, अगर मैं जॉब करने गया तो मुझे दो तरह के बिजनेसमैन मिलेंगे, एक ओल्ड और दूसरे न्यू। मतलब न्यू बिजनेस वाले वो लोग जिन्होंने आज ही बिजनेस शुरू किया। तो यहां तो कोई टेंशन नहीं है, जब आपके नए बिजनेस की बात आती है तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई नया बिजनेस है, आप भी जानते हो, वो शुरुआत से आपको एक एक एंट्रियां करना पड़ेगा। मतलब आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी, आपने कितना परचेस किया, आपने कितना सेल किया, हर एक चीज, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। यानी आप पहले दिन से जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो यही है। अगर आप किसी के बिजनेस में जॉब करने जाएंगे तो भी यही है। आप जो पहले दिन से सीख रहे हो कि बिजनेस शुरू करा, कुछ लोन लिया, लोन दिया, सब कुछ ये था, तो ये तो आप लोगों को आता ही है। अब आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो नहीं आता, वो ये है। अगर मैं सही बात बोलूं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिकली ओल्ड बिजनेस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, न्यू बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि न्यू बिजनेस में तो कोई माल है ही नहीं, तो फिर आपको जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत है तो वो है हमारे ओल्ड बिजनेस के अंदर जरूरत है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो बस इसको आज पढ़ना है। पढ़ना क्या है समझिएगा थोड़ा। आप एक ऐसे बिजनेस में गए, आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करने गए जिनका बिजनेस कई सालों से चले आ रहा है। ऐसी कंपनी में जॉब करने गए जिनका बिजनेस कई सालों से चले आ रहा है, और वो अभी तक जो अकाउंटिंग करते थे वो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। मैनुअल मतलब हाथ से अकाउंट लिखते थे, ऑडिट करवाते थे। तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2022 से लेकर, या 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का इनका जितना भी डेटा था, यानी कि इनकी बैलेंस शीट, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका ट्रायल बैलेंस, इनका केस बुक एंड बैंक बुक, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये अभी तक जो काम करते थे वो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। अब क्या हुआ, ये इनकी पूरी फाइनल रिपोर्ट, हम इन चीजों को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अभी तक ये इस चीज को मेंटेन करते थे। अब यहां तक तो हो गया। अब क्या हुआ, इतना मेंटेन करते थे, अब हुआ क्या, फिर से समझिएगा। ये हमारा मैनुअल अकाउंट था। जिस कंपनी में मैं जॉब करने गया तो उन्होंने बोला सर हमारा पुराने साल का ये डेटा है, हमें बैलेंस शीट भी दी, पीएल अकाउंट भी दिया, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हमें बोला कि अब एक काम करिए, हमें नए सिरे से कंप्यूटर पे एक न्यू कंपनी बनाइए। हमें बोला कि अब मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा, मैं तो जॉब करने गया था, उनका पुराना बिजनेस उन्होंने समझा दिया, और मुझे बोला कि हमें एक न्यू कंपनी बना दीजिए टेली के अंदर, और मेरा पुराना अकाउंट को पहले इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो इनके जो बैलेंस है
इनका 31 मार्च 2024 का क्लोजिंग बैलेंस। हमारी ये फाइनेंशियल ईयर कंपनी 2024-2025 की जो कंपनी है, 31 मार्च 2025 की जो कंपनी है, मैं टेली में जाऊंगा तो पुराने साल का क्लोजिंग नए साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। पुराने साल का क्लोजिंग नए साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। मतलब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको सामने वाले व्यक्ति ने ये बोला कि मेरा काम अभी तक जो होता था वो मैनुअल होता था, बट हां अब मुझे कंप्यूटराइज करना है। तो उस व्यक्ति ने मुझे क्या दे दिया, एक बैलेंस शीट जो मेन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मेरे को एक बैलेंस शीट दे दी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ा दिया। अब ये पकड़ा दिया मतलब कैसे पकड़ाया, किस तरीके का आता है वो भी समझे। इस तरीके का एक बैलेंस शीट लाके दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बोले सर ये पुराने साल का हमारा डेटा है, जिसमें उन्होंने दोनों चीजें मुझे लाके दे दी। ये है हमारी बैलेंस शीट और ये है हमारा P&L अकाउंट। आप जब भी जॉब करने जाएंगे, जब भी आप नई कंपनी में जॉब करने जाएंगे, जिनका बिजनेस कई सालों से चले आ रहा है, मगर वो अभी तक जो मैनुअल अकाउंट मेंटेन करते थे, अब उन्होंने कंप्यूटर खरीदा और मुझे ऐसा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट लाके दे दिया। तो अब मैं करूंगा क्या, कैसे डालूंगा, तो मेरे पास इस तरीके का आएगा, पूरा हर चीज का मैं बैलेंस डालूंगा। मेरे पास 4,75,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने 21,90,000 रुपए का माल खरीदा हुआ था, परचेस। मैंने बेचा 34,75,000 का बेचा और मेरे पास 5,80,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो 13,90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ समझ लीजिए। 4,75,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक प्लस 31 लाख का खरीद लिया, तो ये दोनों प्लस हो गए। अब उसमें से हमने इतने का बेचा, तो बेचने के बाद हमारे पास स्टॉक में इतना और बच गया। तो आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ, तो मेरा प्रॉफिट 13,90,020 रुपया है। अब इस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में मेरा 13,90,000 रुपया आ गया, मतलब इतना मेरे पास प्रॉफिट है। अब मेरे खर्चे क्या हुआ, कन्वीनियंस का खर्चा हुआ, फिर मोबाइल का बिल भरा मैंने, फिर ऑफिस का रेंट दिया, स्टाफ को सैलरी दी, ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का दिया, बैंक को इंटरेस्ट दिया, डेप्रिसिएशन लगा, और तब मिला के इसमें से 13,90,020 में से हमारा जितना भी खर्चा हुआ वो माइनस करने के बाद, जितना भी एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद जो भी बचा है वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। याद करिएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 13,90,000 का था, उसमें से मेरा कुछ खर्चा होने के बाद जो बचा वो मेरा कहलाएगा नेट प्रॉफिट, और मेरा नेट प्रॉफिट बचा है 7,68,920 रुपया। पहले 13 लाख था, पर इतना खर्चा होने के बाद अब मेरा प्रॉफिट ये बचा। ये चीज मुझे कंप्यूटर के अंदर डालना है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो पहले से बनी हुई थी ना भाई, ये रिपोर्ट तो पहले से थी। ये तो पुराने साल का बैलेंस है मेरा, 23-24 का बैलेंस है। अब 24-25 में मेरे को ट्रांसफर करना है, तो इस तरीके से आएगा।
इसी तरीके में आने वाला है मेरे पास, ये मेरी बैलेंस शीट भी है। कंपनी ने मुझे दो चीजें सुपुर्द कर दी, बोले आपको P&L अकाउंट भी हम देते हैं और हम आपको बैलेंस शीट भी देते हैं। उन्होंने मुझे ये बैलेंस शीट भी पकड़ा दी कि चलिए आपकी कैपिटल थी 17,58,000 रुपया, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स में है, आपने परचेस किया था 3 लाख रुपए का माल, उस पे 15% डेप्रीसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब कितना बचा, हमने प्रिंटर खरीदा था, लैपटॉप और प्रिंटर 33,000 रुपए का खरीदा था, उस पे 40% हमने डेप्रीसिएशन लगाया, उसकी वैल्यू 19,800 पड़ी। ये डेप्रीसिएशन लगाने के बाद 9,66,000 रुपया पड़ा। एफडी बनी बैंक ऑफ इंडिया में, ये एफडी नंबर बना जिसमें हमने 2,55,728 रुपए की एफडी बनवाई। मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, JBVNL में हमने डिपॉजिट करा। लोगों से लेना है मुझे, डेटर से 5,50,000 रुपया लेना है। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 5,80,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे बैंक में कैश इन बैंक आगे मेरे पास 5,690 हैं और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 51,791 रुपया। मतलब ये हुआ कि इतनी मेरे पास असेट्स है, इतनी मेरी लायबिलिटी है। मतलब लोगों को देनदारी अगर मैं बोलूं तो ये है हमारा पूरा, लोगों को 1,80,000 रुपया देना है, लोन ले रखा है 6 लाख रुपए का, और मेरी कैपिटल ये। इतना सब माइनस करने के बाद जो बचेगा वही कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये मेरी बैलेंस शीट है, इसका प्रॉफिट हमारा उधर ट्रांसफर हो चुका है। याद रखिएगा, जो भी चीजें हमारे पास है हमारा प्रॉफिट आपको यहां पर दिखाएगा। ये देखिएगा, ये बैलेंस शीट में। तो हमारा इस तरीके से 7,68,000 रुपया प्रॉफिट है। अब क्या होता है, एक सेक्शन तो आपका हुआ। अब एक चीज और समझाने वाला हूं। जब मैं कंपनी में गया तो मुझे दो तरह के लोग मिले। एक वो मिले जो लोग स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि मैं कंपनी में जॉब करने गया, उन्होंने बोला सर अभी तक तो हम मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन करते थे। मैनुअल अकाउंटिंग मतलब जो भी आया हम एक एक आइटम स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे, अनुमानित लिखते थे। तो एक स्टॉक मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन करने वाला दुकानदार बिजनेसमैन मिला, और दूसरा मिला जो कि नो स्टॉक मेंटेन, वो व्यक्ति स्टॉक मेंटेन नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग गुड्स वाइज या इनवाइस वाइज स्टॉक मेंटेन करने वाले। कैसे, मैनुअल जैसा, ये मैनुअल स्टॉक मेंटेन करने वाले लोग हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो मैनुअल। पर कैसे होगा चलो, इस दुकानदार के पास में गया तो इसने बोला सर हमारे पास अब आप कंप्यूटराइज करोगे तो हमारे पास MI के टीवी पड़े हुए हैं, 10 टीवी है, 10,000 के रेट पे परचेस किए थे। हमारे पास बजाज कंपनी के कूलर है, 5 कूलर है, 10,000 रुपये के रेट के परचेस किए हैं। और हमने यहाँ पर कर दिया, हमने सैमसंग के मोबाइल है, 5 मोबाइल है, 15,000 रुपये के रेट पे खरीदे थे। तो कुल मिला के अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। ये लोग वो है जो अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। और कुछ लोग जो अपना स्टॉक आइटम वाइज मेंटेन नहीं करना चाहते, वो कैसा मेंटेन करेंगे समझ जाइए। कैसा मेंटेन करेंगे, यहां पर जाएंगे, वो एक स्टॉक अकाउंट डालेंगे। क्या डालेंगे, स्टॉक अकाउंट, उसका ग्रुप दे देंगे स्टॉक इन हैंड, उसका ग्रुप ले लेंगे और यहां डालेंगे 1 अप्रैल को अनुमानित
5 लाख रुपए का माल पड़ा था, पूरे साल भर बिजनेस किया, आज 31 मार्च 2025 से अब हमारी दुकान में केवल 1 लाख रुपए का माल पड़ा। यानी कि आपको जैसे भी मेंटेन करना है, आपके पास दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर आपको करके बता दिया। अब ये सब चीज़ों को कंप्यूटर में कैसे करना, हम यूज़ कैसे करेंगे, ऐसी एक एक चीज़ को हम देखेंगे अब कंप्यूटर में। तो चलते हैं, अब हम कंप्यूटर में किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, हमारा तरीका क्या होगा, ये कुछ जो चीज़ें अभी मैंने बताई है, अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैं कंप्यूटर में गया, अब मैं आपको अनुमानित स्टॉक डाल के बताऊंगा कि अगर मैं कंप्यूटर कंपनी में गया, एक जगह गया तो उन्होंने ये बोला सर हम अपना जो बिजनेस है ना, अभी तक तो हम कुछ भी बिल बना देते थे, पर अब है ना, अब हमें एक एक आइटम का स्टॉक डाल के हम मेंटेन करेंगे, एक एक आइटम डालेंगे। तो आप एक काम करिए, हम आपको पूरा लिस्ट बना के दे देते कि दुकान के अंदर, कंपनी के अंदर कितने टीवी है, कितने मोबाइल है, कितने कूलर है। तो मैंने कहा चलिए बता दे दीजिए। तो अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं एक एक चीज को कैसे कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट किया, आइटम पे जाऊंगा, पहले मैं ग्रुप बना लेता हूं कौन कौन से प्रोडक्ट मैं अपनी कंपनी से बेचता हूं। तो मेरे बॉस ने मुझे कुछ कंपनियों के नाम दे दिए कि आपके यहाँ 3 तरह के आइटम आते हैं, टीवी, मोबाइल और कूलर। ये 3 कंपनियों के, ये 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी कंपनी, एलजी का टीवी बेचता हूं, एमआई का मोबाइल बेचता हूं और बजाज कंपनी के कूलर बेचते हैं हम लोग। ये मेरे बॉस ने मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, उन्होंने बता दिया, अब मेरे को एक स्लिप दी उन्होंने कि ये आइटम का इतना इतना स्टॉक हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, आइटम पे जाऊँगा, मैंने यहाँ लिख दिया एलजी 42 इंची, काय में जाएगा, टीवी में जाएगा, कौन सी कंपनी है, एलजी है, काय में खरीदते बेचते हैं, पीसेस में। तो यहां पर जाएंगे, यही मेन जगह है जहां पर आपको स्टॉक डालना है। मतलब इतना जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो इस चीज के लिए कि भाई जब आपका बिजनेस मैनुअल था, अब उस बिजनेस को जब आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो आपके यहाँ 10 टीवी है, 10,000 के रेट के खरीदे, 1 लाख के। मेरे पास एमआई कंपनी के मोबाइल खरीदे, मोबाइल में जाएंगे, एमआई कंपनी पीस 5 मोबाइल है, 15,000 के रेट के हमने खरीदे थे, अभी तक बिके नहीं, दुकान में पड़े हुए। बजाज कंपनी के कूलर है, बजाज कंपनी के हैं, 5 कूलर है, 8,000 रुपए के रेट पे खरीदे थे, 40,000। मतलब कुल मिला के यहां एक चीज हुई कि मैंने वो स्टॉक डाला जो हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है, जो पिछले साल का बाकी था क्लोजिंग, नए साल के लिए वो ओपनिंग बन गया। अब आप इस चीज को अगर देखना चाहते हैं कि भाई हमने जो अभी स्टॉक डाला है ये दिखेगा कहां पे, तो इसे देखने के लिए आप जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना, अल्टर के साथ F1 बटन दबाना। तो मेरी कंपनी के अंदर अभी की तारीख में 40,000 रुपए के कूलर पड़े हुए हैं। आप खुद देखिएगा, अभी की तारीख में मोबाइल है 75,000 रुपए के और टीवी है 1 लाख रुपए की। चूंकि ये 1 अप्रैल का स्टॉक था, अभी तक बेचा नहीं, तो ये वही की वही पड़ा हुआ है। अगर मैं मान लीजिए बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई का अगर बेच दूंगा तो ये स्टॉक कम हो जाएगा। पर आपको दिखेगा कब कि भैया कम हुआ या नहीं, तो ऐसी कंडीशन पे जितनी बार भी आप बैलेंस शीट, जितनी बार भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उतनी बार आपको एक काम करना है। और काम ये करना है कि आप जितनी बार भी देखेंगे उतनी बार पीरियड में जाना और यहां लिखना हर बार 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025। इससे होने वाला क्या है, इससे होने वाला ये है कि आपकी आखिरी तारीख का जो भी ट्रांजैक्शन था उसको भी कंप्यूटर ले लेगा। जैसे 1 अप्रैल को इतना स्टॉक था, बीच में अगर मैंने कोई माल बेचा
तो माइनस होके यहां पर दिखा देगा। बट अभी मैंने कोई सेल नहीं किया, इसलिए जो मेरा ओपनिंग है वही मेरा क्लोजिंग है। यानी कि यहां पर मेरा स्टॉक जो कंप्यूटर अभी की तारीख में शो कर रहा है, अभी की तारीख में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आइटम वाइज कि आपके यहां क्या क्या माल का स्टॉक पड़ा है। तो एक कंपनी में जॉब करने गया तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि भैया मेरे दुकान में, मेरी कंपनी में जितना भी स्टॉक है वो डाल के दे दो, बस इतना सा काम है। चलिए, एक का काम तो हमारा खत्म हुआ। अब मैं दूसरे के यहां गया, एक सेकेंड पार्टी के यहां गया, तो उसने मेरे को बोला कि सर हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते, आइटम वाइज मेंटेन नहीं करते। यानी कि जो लोग गुड्स वाइज एक एक आइटम का स्टॉक मेंटेन करते, वो मैंने आपको लास्ट में बताया। परंतु अब मैं एक ऐसी व्यक्ति के यहां जॉब करने गया जो बोलता है कि सर हम एक एक आइटम का स्टॉक तो नहीं मेंटेन करते, हम तो अनुमानित मैनुअल जो माल आया उसके बिल का वैल्यू चढ़ा देते और हम जो बेचते जाते उसकी आखिरी तारीख को जो बचेगा वो। तो वो लोग कैसा करने वाले वो भी दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां से जाइए, क्रिएट करिए, यहां पर जाके लेजर डालिए और यहां आपने लेजर डाला, स्टॉक अकाउंट डाला और इसे जोड़ दिया हमने, स्टॉक इन हैंड से जोड़ा। और 1 अप्रैल को मेरी कंपनी में 5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था, ये मैंने 5 लाख रुपए का स्टॉक डाल दिया, मैनुअल डाल दिया कि मैंने जब बिजनेस में, जब इनका बिजनेस आया था, जब मैनुअल से मैंने कंप्यूटराइज किया तो 5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था। अब बिजनेस चलते रहा चलते रहा चलते रहा, आज आ गई 31 मार्च 2025। मैंने बॉस को बोला सर अब कितना स्टॉक है अपन डाल देते हैं अनुमानित, तो उन्होंने बोला ठीक है डाल दीजिए। उन्होंने बोला अपनी दुकान में 1,25,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग। 31 मार्च को कितने का पड़ा हुआ है? 1,25,000। तो वो कहां डालेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, हमने जो स्टॉक अकाउंट डाला है ना उसी को अल्टर करेंगे हम जाएंगे लेजर में, हम जाएंगे स्टॉक अकाउंट में और आप खुद ही देख रहे होंगे ये स्टॉक था मेरा 1 अप्रैल का स्टॉक है। मैं यहां पर जाऊंगा, यहां लिखूंगा 31 मार्च 2025 और अब मेरी दुकान में केवल 1,25,000 का माल पड़ा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले मैनुअल 5 लाख डाल के आए थे 1 अप्रैल को, साल भर पूरा बिजनेस चलते रहा और हमारे पास 1,25,000 रुपए का आज की तारीख में मैनुअल स्टॉक है। बस इतना करके आ जाइए और अब हम चलते हैं अपने फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर एक प्रॉब्लम और हो गई है और वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट जब भी इन्वेंट्री या स्टॉक दिखाता है तो वो आइटम वाइज दिखाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कंप्यूटर में जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आइटम वाइज स्टॉक को मेंटेन करके रखा जाता है। बट अब आप ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस का स्टॉक आइटम वाइज मेंटेन नहीं करना चाहते, हम अपना बिजनेस गुड्स वाइज मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन को आपको बंद करना है और उस ऑप्शन को बंद करने के लिए बस आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, आप यहां से जाइए और आपको F11 बटन दबाना है। बस F11 बटन दबाइएगा। F11 बटन दबाने के बाद आप जाइएगा इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री में जाएंगे और यहां पे जाने के बाद ये जो यस है हम इसे नो करके आ जाएंगे। बस इतना करने के बाद होने वाला क्या है आप खुद देखेंगे। अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे। आपको पीरियड देखना है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 आ गया। अब आपका कंप्यूटर स्टॉक आइटम वाइज न दिखाकर हमारा कंप्यूटर स्टॉक बता रहा है। देखिए आप
गुड्स वाइज दिखा रहा है, यानी कि अगर आपकी कंपनी में आप हर आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन पे आप अपने बिजनेस का स्टॉक चाहे तो गुड्स वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा 5 लाख रुपए का माल जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ था वो था, और अब हमारे पास 1,25,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। इस तरीके से ये हुआ हमारा मैनुअल आइटम डालना और मैनुअल गुड्स वाइज डालना। ये दोनों चीजें मैंने आपको 1 बाय 1 बताई। अब हम अगले सेक्शन के अंदर चलते हैं कि लोगों से कितना लेना है कितना देना है। जो मुझे बॉस ने बैलेंस शीट दी है उस बैलेंस शीट का बैलेंस मुझे कंप्यूटर के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे अब सिर्फ आप देखते रहिए। वैसे मेरे पास अभी बैलेंस शीट थी, बट मैं देखिए आपके पास ऐसी बैलेंस शीट है, इसमें सब की सब चीजें आपको दिखाई देगा कि आपके पास कितनी कैपिटल है, कितनी ये है, सारी की सारी चीजें आपको कंप्यूटर दिखाएगा। कितनी कैपिटल है, कितने लोन ले रखा है। तो जब आप रियल लाइफ में जाएंगे ना तो आपको ये सब चीजें दिखाई देगी। आपके बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी का नाम मेंशन होगा, यहाँ उसका एड्रेस आएगा, फाइनेंशियल ईयर आएगा, आपका स्टॉक डिस्प्ले करेगा, आपने बिजनेस से कितना विड्रॉ करा वो भी मेंटेन करेगा, साथ ही साथ आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी। ये सी बैलेंस शीट आपको अपना बॉस दे देंगे और देने के बाद बोलेंगे सर अब आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू से गुड्स वाइज मेंटेन करिए। तो ऐसी कंडीशन पे मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैंने कैपिटल लेजर डाला। इस कैपिटल लेजर को मैं जोड़ने वाला हूं कैपिटल ग्रुप से। तो मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ये आ गया। बस ये करके मैं आ गया। अब मुझे अपने बिजनेस से कुछ पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैलेंस शीट में देखा कि जब पिछले साल मेरे बॉस ने बोला कि हमने 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया अपने बिजनेस से विड्रॉ किया था। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ड्राइंग अकाउंट या सेल्फ यूज, इसे भी हम कैपिटल से जोड़ेंगे। हमने 1 लाख रुपया अपने सेल्फ यूज के लिए लिया था तो बिजनेस से तो गया, और बिजनेस से गया इसलिए ये खर्चा मानेंगे, भले वो कैपिटल ग्रुप में पर हमारे पास से तो गया। अभी हमने 2 लेजर डाले। इसके बाद अगर मैंने SBI बैंक से लोन ले रखा है तो यहाँ पर जाएंगे, लोन्स एंड लाइबिलिटी में जाएंगे। हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो हमने यहाँ पर लोन लिया, बस उसका बैलेंस आपको डालते हुए चलना है। एंटर किया, ये हो गया। हमने यूको बैंक में करंट अकाउंट है, उस करंट अकाउंट में इसे हम लोग बोलेंगे बैंक ग्रुप में जोड़ेंगे, और हमने इस करंट अकाउंट के अंदर हम जाएंगे। तो अभी हमने करंट अकाउंट में 3 लाख रुपया डिपॉजिट कर रखा है। मतलब यहां पर मैं सिर्फ जो पुराने साल का 31 मार्च का जो क्लोजिंग है मैं कंप्यूटर के अंदर उसका बैलेंस डाल रहा हूं। इसका मतलब है मैं उसका ओपनिंग बैलेंस यहां पर फिल कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैंने अपनी कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदा तो यह आ जाएगा आपका फिक्स्ड असेट्स में 50,000 का लैपटॉप खरीदा। मैंने अपने बिजनेस के लिए एक प्रिंटर परचेस किया, वो भी आ जाएगा। प्रिंटर 10,000 रुपये का खरीदा, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे। अगर हमने ऑफिस का रेंट दिया तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। 50,000 रुपये रेंट दिया, ये हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस के एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। 5,000 रुपये का एक्सपेंसेस है, वो भी डाल देंगे। अगर हमें कहीं से डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए इनकम है, तो हम इसे इनकम में डाल देंगे। कितना है? 75,000 रुपये हमको डिस्काउंट मिला हुआ है, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट भी मिला है, तो हम इंटरेस्ट रिसीव में ले लेंगे। 25,000 रुपया इंटरेस्ट मिला। यहाँ पर जाएंगे, बस ऐसी एक एक एंट्री करते जाइए। मैंने परचेस किया था, माल मैंने खरीदा था 3 लाख रुपए का, उसमें से 50,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो हम यहाँ पर जाएंगे, परचेस रिटर्न करेंगे, और परचेस रिटर्न हमने 50,000 का किया तो अभी हमने
डेबिट नहीं करेंगे, परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपको CR करना है। कुछ चीज़ों में आपको विशेष ध्यान रखना है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर मैंने ये नहीं किया हुआ था क्रेडिट, तो हमारा वहाँ पर और जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने किसी को सेल किया है, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का माल सेल किया है, तो ये 5 लाख की सेल्स की तो सही ओपनिंग डाल दिया, मगर बेचे गए माल में से 50,000 रुपये का माल वापस आया, तो हम यहाँ 50,000 रुपये डालेंगे। अगर CRE रहने दिया तो आपके पास 2 लाख 3 लाख में और जुड़ जाएगा। हमें इसको DR करना है, क्योंकि माइनस दिखाना है। सेल किए गए माल में से कुछ माल वापस आ गया, ऐसी कंडीशन को भी ध्यान रखना है। हमने केनरा बैंक में FD बनाई, डिपॉजिट असेट्स में जाएगा। कितने की FD बनाई? 2 लाख रुपए की। बस आपको यहाँ 2 लाख रुपए का ये दिखाई देगा। आज की तारीख में मेरे पास एक बैंक और है जिसका बंधन बैंक है, उसके अंदर मेरा बैंक अकाउंट है ये, उसमें 45,000 रुपया मेरा पड़ा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। मेरे पास केस रुपया, यानी अब हम लेजर का, जिसको हम बोलते हैं पेटी केस, यानी कि ये तो मेरा पैसा जो चल रहा है वो तो है, पर नगद मेरे पास कितना है। तो मैं जाऊंगा अल्टर करूंगा केस में, और यहाँ पर करूंगा मेरे पास आज की तारीख में मान लीजिए 95,000 रुपया केस है, तो ये मैंने डाल दिया। इस तरीके से आपका जो जो खर्चा होगा वो भी डालिए। आपका ट्रांसपोर्ट है तो आप क्रिएट पे जाइए। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या क्या लगा ये लिख दिया हमने। ट्रांसपोर्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना है? 5,000 रुपया, ये डाल दिया। मजदूरों को उनकी मजदूरी देना है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 6,000, ये डाल दिया। अब हमारा बिजनेस के इनकम भी हो गई, एक्सपेंसेस भी हो गया। हमने एक एक चीज़ों को 1 बाय 1 जितना भी हो सकता है वो हमने डाला। अगर हमारी कंपनी के कन्वीनियंस हो रहे, खर्चे हो रहे, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 6,000 रुपया, ये आगे कर दिया। अगर हमने बैंक चार्जेस भरा हुआ है तो हमारे बैंक के चार्जेस हो गए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 6,000 रुपया, ये आ गया। यानी कि अगर हमने एक AC खरीदा, AC फिक्स असेट्स में है, 50,000 रुपये का AC खरीदा, ये भी आ गया। अब ऐसे जितना भी आपके बैलेंस शीट P&L अकाउंट में जितने भी लेजर को आपकी कंपनी की पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहे, उनका सबका चलाते जाना है। अब मैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंदौर से माल खरीदता हूं, तो मेरे सप्लायर को भी तो मुझे पैसा देना है। उससे मैंने 3 लाख रुपए का माल खरीद के रखा है, मतलब वो मेरा क्रेडिटर से। मैंने एक एक करके 2-4 डेटर से जिनसे 50-50 हज़ार रुपया लेना है। RK सेल्स मेरा डेटर से, इससे 35,000 रुपया लेना है। अतुल सेल्स ये भी मेरा डेटर से, इससे भी 55,000 रुपया लेना है। बस इतने सभी लोग जितने भी डेटर से उनकी पूरे बैलेंस डालो, जितने भी क्रेडिटर से उनका पूरा बैलेंस डालो। बस एक बार आपको पुराने साल का बैलेंस डाल के आपको अपनी पुरानी बैलेंस शीट और आपकी नई बैलेंस शीट को मैच करना है। यानी जो हमारे बॉस ने दी थी बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट को देखकर आप यहां जाइएगा और अल्टर के साथ F1 बटन दबाइएगा। आपकी ऐसी बैलेंस शीट, ये तो मैंने एग्जांपल बता रहा हूं, एक एक चीज को डाला। 50 लाख से बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपया विड्रॉल कर लिया, SBI बैंक से हमने इतना लोन लिया हुआ है। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए के हैं, हमारे पास AC है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इतना है। स्टॉक हमारे पास 5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, इतना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हमारा एक बैलेंस शीट बनी हुई है। अगर यहीं पे जाएंगे हमारा P&L अकाउंट भी दिखेगा। 3 लाख रुपए का आपने माल खरीदा था, तो आपने 50,000 का रिटर्न कर दिया। आपने 5 लाख रुपए का माल बेचा था, उसमें से 50,000 का रिटर्न आ गया। 5 अभी आपके पास स्टॉक भी पड़ा है, आपको डिस्काउंट 75,000 रुपया मिला, आपको इंटरेस्ट 25,000 रुपया मिला, आपके खर्चे इतने हो गए। आखिरी पे आपका नेट प्रॉफिट 2,22,000।
तो भी आ रहा है। इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसे आप ईमानदारी से, मेहनत से, सिस्टेमेटिक समझदारी से आप देखिए, क्योंकि यही वो बैलेंस शीट होती है जिस बैलेंस शीट के बिहाफ पे आप अपना डेटा पूरा की पूरा फुलफिल करते हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर पूरी चीज़ को एकदम प्रॉपर वे में रख के रखा है कि किस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, यही चीज़ बस आपको इतना करना है कि ये जो बैलेंस शीट, ये हमारी P&L अकाउंट है, इस तरीके से आपको रियल लाइफ में आपके बॉस देने वाले हैं। बस उनका सही ग्रुप, सही लेजर कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना जब बैलेंस सब चेक करेंगे, प्रॉपर मिल गया, इसका मतलब अब आपका बिजनेस रनिंग हो गया, कंटिन्यू हो गया, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान देना है, समझना है, करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके ओल्ड बिजनेस को कन्वर्ट करके नए बिजनेस में ला के दिखाता है। और इसी को हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सभी डालना है। अगर कोई चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसकी आपको जर्नल एंट्री कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएट हो जाएगी वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मुझे एसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर जर्नल वाउचर में जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेजर बनाऊँगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट मान लीजिए 10% किया। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये कर दिया हमने, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन, हमने 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगाया। किस प्रोडक्ट पे लगाया, हमने एसी पे लगाया, तो 50,000 के एसी की कीमत घट के अब 40,000 रह गई। तो आपने ये जो एंट्री अभी डेप्रिसिएशन की करी, तो आप ऐसे जब बैलेंस शीट में जाएंगे, जब आप प्रिंट एसी के ऊपर जाएंगे तो 40,000 रुपया आपको वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा कंप्यूटर। और जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन 10% का लेजर भी दिखाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखेगा और बैलेंस शीट में जाओगे तो जो हमारा एसी है उसकी जो प्राइस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपको कंप्यूटर दिखाएगा। ये देखिए, हमारा एसी जो था वो कितने का था, 50,000 का था, उसकी प्राइस घट के 40,000 रह गई है। इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में जाकर आप कभी भी इस तरीके की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा कंटिन्यू फाइनेंशियल ईयर चल रहा था। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी हमने इसका बैलेंस शीट देखा। जब हमने यहाँ पर देखा तो हमारा जो पीरियड था वो पीरियड देखिए, कौन सा पीरियड में हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 की। याद रखिएगा, कोई भी बिजनेसमैन जब भी हमारा पुराने साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा जब भी आपको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना होता है तो इसके लिए आपको कोई भी डबल से कंपनी बनाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस एक छोटी सी बटन का उपयोग अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप अपना इस साल का क्लोजिंग का बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है, बस एक बटन जिसका उपयोग मैं आपको सिखा रहा हूं। बस आप यहां पर जाएंगे, हम अपने यहां पर क्लिक करने के बाद पीरियड बटन मिलेगा, इस पीरियड पे जाएंगे और अब हमें कुछ नहीं करना है। इस फाइनेंशियल ईयर को जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 से, अब आप इसे कर देंगे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 कर देंगे। तो पुराने साल का क्लोजिंग ऑटोमेटिकली नए साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। हर स्टॉक भी पुराने साल से ट्रांसफर होके नए साल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम बहुत ही इजी तरीके से हमारे वर्क को हम कर सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, इसी चीज़ के लिए ये सब पीरियड वर्क बनाया गया है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। टेली ने जो भी टास्क दिया है,
टेली ने जो भी काम करने का दिया है ये एकदम काम की चीजें, इनको अच्छी मेहनत से पढ़ेंगे तो आप ओपनिंग, क्लोजिंग और दुनिया की हर टेली की बारीकियों को सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के साथ हर एक बारीकियों को, हर एक लेजर ग्रुप का मैंने बताया। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालना बताया। वैसे तो मैंने कुछ लेजर बताए, पर याद रखिएगा जितने भी लेजर आज तक आप लोग पढ़ते आए, अगर आपके बिजनेस में ऐसे लेजर है, चाहे वो फिक्स असेट्स हो, करंट असेट, जो भी हो, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। कोशिश करते हैं अगली क्लास के अंदर और कुछ नया मिलेगा, और उस क्लास के बाद हम लोग चाहते हैं कि आपकी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट हो, हर एक क्लास में हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। इन्हीं चीज़ों को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, और अगली क्लास के अंदर फिर एक नए टॉपिक के लिए हम हाजिर होंगे। तब तक आप लोग इसी चीज़ों को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोशिश करिए कि आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सके। इसके लिए बस आपको मेहनत करना है। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।